चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ही कहा कि 96 देशों के भारत के साथ कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने पर असहमति जो है वो जता दी है। और मांडविया ने ही एक बयान में कहा कि भारत सरकार दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क में है ताकि दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों को स्वीकृति और मान्यता मिल सके, ताकि वे शिक्षा, व्यवसाय और पर्यटन उद्देश्यों के लिए भी आसानी से यात्रा कर सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 96 देशों के टीकाकरण प्रमाण पत्रों की परस्पर जो मान्यता के लिए सहमति व्यक्त की गई है। और मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन देशों से लगातार यात्रा करने वाले लोगों को 20 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आगमन के मद्देनजर जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ छूट प्रदान की गई है। मंत्रालय के मुताबिक जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टीकाकरण प्रमाण पत्र को विन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन 96 देशों के टीकाकरण प्रमाण पत्रों की जो सफर है मान्यता के लिए सहमति व्यक्त की गई है, उनमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड और नीदरलैंड, स्पेन, बांग्लादेश और फिनलैंड, माली, घाना, सिएरा और लियोन भी शामिल है। आपको बता दें कि तुर्की, चेक गणराज्य भी इसमें शामिल है। रूस, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन जो है, कतर आदि देश इसमें शामिल है। और दुनिया के बाकी देशों में दोनों देशी वैक्सीन को ही मान्यता दिलाने के लिए स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अब सरकार ने हर घर दस्तक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं और देश में अब तक 109 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। अब तक पहली डोज 74 करोड़ 21,62,940 जबकि 34 करोड़ 46 जो है उसमें शामिल हुए हैं और दूसरी डोज लगाई गई है। देश को उम्मीद है कि हर घर दस्तक प्रोग्राम से टीकाकरण में तेजी आएगी और जल्द ही पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अभूतपूर्व विकास की तस्वीर दिखाने में योगी आदित्यनाथ सरकार पीछे नहीं रहना चाहती है। इसी रणनीति के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में होंगे और बहुप्रस्थित कानपुर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को ही हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कानपुरी वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। कानपुर मेट्रो की तस्वीरें जो है वो दिखाकर यूपी सरकार जनता को बताना चाह रही है कि सरकार ने विकास के लिए बहुत काम किया है। अपने कानपुर दौरे के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद वो सीधे गुरुदेव पैलेस चौराहे के पास बने मेट्रो डिपो पहुंचेंगे, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और मेट्रो डिपो में सभा को संबोधित करने के बाद 3 कोच वाली मेट्रो के ट्रायल रन को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके बाद ही आपको बता दें कि RDAS नागरिक सुविधा के लिए भी अगले 6 हफ्ते तक कानपुर मेट्रो की तैयारियों को परखेंगे। कानपुर में मेट्रो के पहले फेज में ही 9 किलोमीटर के इलाके में मेट्रो को चलाया जाएगा और मेट्रो की प्राथमिकता वाले इस कॉरिडोर में IIT के लेकर मोती झील तक का सफर किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही रिकॉर्ड टाइम में महज 2 साल में कानपुर मेट्रो को शुरू किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ट्रायल रन के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से कानपुर वासी मेट्रो का सफर पाएंगे और आयोजित कार्यक्रम को काफी भव्य बनाते हुए सरकार द्वारा एक संदेश देने की भरसक कोशिश भी की जा रही है। गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने छठ महापर्व पर देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी है और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोरखपुर में मेट्रो भी चलेगी और फरारी गाड़ियां भी दौड़ेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 350 सीटों के साथ चुनाव जीतकर फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विपक्ष में इसे लेकर घबराहट है।
है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं नाव चल रही है। इस पर नाराज रवि किशन ने उनके बयान पर करारा जवाब भी दिया है। गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन ने सबसे पहले राजघाट के गोरक्षनाथ घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वे सभी देश और विदेश में छठ के महापर्व पर सभी को बधाई देते हैं और मंगलवार को उन्होंने राप्ती तट पर मौजूद राजघाट, गोरखनाथ घाट और राम घाट, हनुमानगढ़ी के साथ ही सूर्यकुंड धाम, मानसरोवर मंदिर पर गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पहुंचकर तैयारियों को परखा है। यहां छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही सदर सांसद ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षियों को लग रहा है कि रवि किशन हवा हवाई हैं, वो चले जाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि सांसद जी देहात के लड़के हैं और लोग चलकर आते हैं, वे रेंग कर ऊपर आए हैं। वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यहाँ रहकर महाराज जी और गोरखपुर में सेवा करेंगे और उन्होंने कहा कि 350 सीटों के साथ वे लोग सरकार बना रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है। रवि किशन ने कहा कि आपके समय में माफिया लोग प्रदेश चलाते थे, जहां पर ये पूज्य योगी महाराज जी चलाते हैं और गुरु गोरखनाथ की कृपा है हम लोगों पर और हम लोग ध्यान देते हैं। अखिलेश को चेताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर नाव नहीं चलेगी, आपकी आंखों के सामने सरकार बनेगी और महाराज जी शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूँ मुख्यमंत्री की। यहाँ मेट्रो और फरारी गाड़ियां चलेंगी, शूटिंग शुरू हो गई है, स्टूडियो बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे पलायन नहीं करेंगे। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ की पूजा आज की जाएगी और शाम के समय डूबते सूर्य को व्रती नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ देंगे। गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का पूजा जो है समापन हो जाएगा। सोमवार को छठ पूजा नहाए खाए के साथ शुरू हुई थी और मंगलवार को खरना और आज तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व बिहार यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। दिल्ली में जहां भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं वे छठ का महापर्व धूमधाम से मनाते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ की अनुपम छटा जो है वो बिखरी हुई है और कोरोना की लहर कमजोर होने के बाद यहाँ लोगों में छठ का उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि यमुना में जहरीले झाग के बीच श्रद्धालुओं के स्नान करने की तस्वीरें बीते दिन वायरल हुई थी, जिसे देखकर हर कोई दहल सा गया था। बता दें कि दिल्ली सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली सरकार द्वारा कई जगहों पर घाट बनाए गए हैं जहां व्रती सूर्य देव को अर्घ देंगे। वहीं ये भी आपको बता दें कि यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा की अनुमति न देने से दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका और याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई कि कोर्ट दिल्ली सरकार को यमुना किनारे पूजा करने वाले श्रद्धालुओं पर केस दर्ज न करने का आदेश दे। दिल्ली में आने वाले दिनों में पारा तेजी से गिरने वाला है, जिसकी वजह से ही ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट इसी हफ्ते आ सकती है, जिसकी वजह से लोग पहले से ही ठंड में महसूस करने लगेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 13 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं बुधवार को हल्का कोहरा रह सकता है और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे, जबकि हवा में नमी का स्तर भी देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ हवाएं 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है। इस बीच बारिश की भी संभावना बहुत कम बताई गई है। यूवी आघातांक सुबह में ही 10 में से 5 और शाम को 10 में से 0 का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर तक अधिकतम तापमान महज 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री में सिमट सकता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे। ज्ञानदेव और यास्मीन वानखेड़े के साथ समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर भी मौजूद रहीं। बता दें कि समीर वानखेड़े के परिवार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था। समीर वानखेड़े को लेकर एनसीपी के नेता नवाब मलिक द्वारा की जा रही बदनामी को लेकर भी ये मुलाकात हुई है। और वहीं आपको बता दें कि समीर वानखेड़े का परिवार इससे बहुत पहले ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और एससी कमीशन से भी मुलाकात कर चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के परिवार और नवाब मलिक के बीच नोकझोंक जारी है। नवाब मलिक के आरोपों से समीर वानखेड़े का परिवार खफा है और उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मलिक के वकील अतुल दामले द्वारा ये वचन देने से इनकार करने के बाद से ही मंत्री टिप्पणी पोस्ट नहीं करेंगे या मीडिया को संबोधित नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति एमजे जामदार ने अब मामले को बुधवार को अंतरिम राहत आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक गांव में 2 दिन पहले 12वीं की कक्षा की एक लड़की को अगवा करने वाले नक्सलियों ने 5 लोगों को रिहा कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि ये 5 लोग सोमवार सुबह कोटा थाना क्षेत्र के अपने गांव बटेर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ग्रामीणों पर नक्सलियों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि नक्सली शनिवार को उन्हें जबरन उनके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए थे, जो कि रायपुर से 470 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन अभी तक अपहरण के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है और रविवार दोपहर अपहरण की सूचना मिलने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। और पुलिस ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की एक छतरी संस्था सर्व आदिवासी समाज ने भी नक्सलियों से इन ग्रामीणों को रिहा करने की अपील की है। और इस साल जुलाई में उग्रवादियों ने कुंडेल गांव के 8 निवासियों को रिहा करने से पहले 2-3 दिन के लिए ही अपनी कैद में रखा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।